नमस्कार, आप देख रहे हैं टीडी न्यूज़। मैं हूं आंचल गुलाटी गुम्बर और न्यूज़ एट 10 में आप सभी का स्वागत है। सबसे पहले आगे बढ़ने से देख लेते हैं इस वक्त की खास सुर्खियां। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में मुख्य सचिवों की 3 दिवसीय राष्ट्रीय सम्मेलन का समापन आज। बैठक का जीवन सुगमता और राज्यों की साझेदारी से विकास पर केंद्रित। केंद्र, असम सरकार और उल्फा के बीच पूर्वोत्तर क्षेत्र में स्थायी शांति के लिए त्रिपक्षीय समझौते पर आज होंगे हस्ताक्षर। गृह मंत्री अमित शाह रहेंगे मौजूद। जेडीयू की राष्ट्रीय कार्यकारिणी की नई दिल्ली में बैठक आज। राजनीतिक प्रस्ताव समेत कई अहम मुद्दों पर हो सकते हैं फैसले। उत्तर भारत में शीतलहर का प्रकोप जारी। मौसम विभाग ने अगले 3 दिन तक सुबह और रात के दौरान घने कोहरे की जारी की चेतावनी। मिस्र ने इजरायल और हमास के बीच संघर्ष विराम के लिए दिया 3 चरण वाला प्रस्ताव। हमास का प्रतिनिधिमंडल आज काहिरा में प्रस्ताव पर मिस्र से करेगा चर्चा। और आइए अब जानते हैं इन सभी खबरों को विस्तार के साथ। नई दिल्ली में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में मुख्य सचिवों के राष्ट्रीय सम्मेलन का आज समापन होगा। इस वर्ष सम्मेलन का मुख्य फोकस ईज ऑफ लिविंग पर है। केंद्र सरकार के प्रतिनिधियों, मुख्य सचिवों और सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के अन्य वरिष्ठ अधिकारियों सहित 200 से अधिक लोग सम्मेलन में भाग ले रहे हैं। कल्याणकारी योजनाओं तक आसान पहुंच और सेवा वितरण में गुणवत्ता पर विशेष जोर देने के साथ सम्मेलन में भूमि और संपत्ति, बिजली, पेयजल, स्वास्थ्य और स्कूली शिक्षा जैसे 5 उप विषयों पर भी चर्चा की जा रही है। इनके अलावा साइबर सुरक्षा, उभरती चुनौतियां, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पर परिप्रेक्ष्य, राज्यों की भूमिका, योजनाओं और स्वायत्त संस्थाओं का युक्तिकरण जैसे अहम विषयों पर विशेष सत्र आयोजित किए जा रहे हैं। इनके अलावा नशा मुक्ति, पर्यटन संवर्धन, राज्यों की ब्रांडिंग और भूमिका पर भी चर्चा की जा रही है। गौरतलब है कि सम्मेलन का पहला संस्करण 2022 में धर्मशाला में और दूसरा इस वर्ष दिल्ली में आयोजित किया गया था। गृह मंत्री अमित शाह की मौजूदगी में आज केंद्र सरकार, असम सरकार और यूनाइटेड लिबरेशन फ्रंट ऑफ असम उल्फा के बीच त्रिपक्षीय समझौते पर हस्ताक्षर होंगे। इसका उद्देश्य पूर्वोत्तर क्षेत्र में स्थायी शांति स्थापित करना है। इस मौके पर असम के मुख्यमंत्री हेमंत बिस्व शर्मा और उल्फा के अरविंद राजखोवा, नीत वार्ता समर्थक गुट के 1 दर्जन से अधिक शीर्ष नेता उपस्थित रहेंगे। इस समझौते में असम से जुड़े लंबे समय से लंबित राजनीतिक, आर्थिक और सामाजिक मुद्दों पर गौर किया जाएगा। इसके अलावा समझौते के तहत मूल निवासियों को सांस्कृतिक सुरक्षा और भूमि अधिकार भी प्रदान किया जाएगा। परेश बरुआ, नीत उल्फा का कट्टरपंथी धड़ा इस समझौते का हिस्सा नहीं होगा। सरकार की ओर से उल्फा गुट से बातचीत करने वाले अधिकारियों में खुफिया ब्यूरो के निदेशक तपन डेका और पूर्वोत्तर मामलों पर सरकार के सलाहकार AK मिश्रा भी शामिल हैं। जेडीयू की राष्ट्रीय कार्यकारिणी और राष्ट्रीय परिषद की अलग अलग बैठकें आज नई दिल्ली में पार्टी मुख्यालय में होनी है। इस बैठक पर सबकी नजर है। बैठक के दौरान राजनीतिक प्रस्ताव और अन्य कई अहम मुद्दों पर चर्चा होगी। साथ ही दोनों बैठकों में 2024 के लोकसभा चुनाव और 2025 के बिहार में होने वाले विधानसभा चुनाव की रणनीति पर भी चर्चा होगी। आज होने वाली बैठक से पहले कल जेडीयू के शीर्ष नेताओं के बीच विचार विमर्श का दौर पूरे दिन चलता रहा। कल भी पूरे दिन जेडीयू अध्यक्ष राजीव रंजन सिंह उर्फ ललन सिंह के इस्तीफे की अफवाह उड़ती रही। कल बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के दिल्ली पहुंचते ही ललन सिंह ने उनसे मुलाकात की। इस मुलाकात के बाद नीतीश और ललन सिंह साथ ही पार्टी दफ्तर से निकले, जहां दोनों ने पार्टी पदाधिकारियों के साथ बैठक की। माना जा रहा है कि पार्टी पदाधिकारियों के साथ बैठक में आज होने वाले दोनों बैठकों के एजेंडे को अंतिम रूप दिया गया। और अब बात मौसम से जुड़ी हुई। उत्तर भारत में शीतलहर का प्रकोप जारी है। आज सुबह दिल्ली, उत्तर प्रदेश और राजस्थान में घना कोहरा छाया रहा। वहीं हैदराबाद में भी कोहरे का सितम देखने को मिला। इन क्षेत्रों में विजिबिलिटी भी कम हो गई है।
मौसम विभाग ने अगले 2 दिनों तक कई राज्यों में घने कोहरे का अनुमान व्यक्त किया। मध्य प्रदेश में भी कुछ जगहों पर अगले 2 दिनों तक बहुत घने कोहरे की आशंका जताई गई है। कोहरे की वजह से कई जगहों पर हवाई यातायात और ट्रेन सेवाएं भी प्रभावित हुई हैं। इस बीच मौसम विभाग ने केरल, तमिलनाडु, पुडुचेरी और लक्षद्वीप में अगले 4 दिनों तक हल्की से मध्यम बारिश का भी पूर्वानुमान व्यक्त किया है। और अब बात गणतंत्र दिवस की, तो दिल्ली में गणतंत्र दिवस परेड की तैयारियां जोरों शोरों से जारी हैं। सुबह कड़ाके की ठंड और घने कोहरे होने के बावजूद जवानों ने परेड की रिहर्सल की। और फिलहाल वक्त एक छोटे से ब्रेक का है। आप देखते रहिए डीडी न्यूज़। अब लोन प्रोसेसिंग में इतनी देरी, ये सब ना तुमसे नहीं होगा। लो तुम ही कर लो। देखो तुम झूठ बोलो ना। इधर आओ। क्या बात? फाइनेंशियल एसेट्स का प्रमाण देना है, इस वजह से लोन अटका है। देखो, अकाउंट एग्रीगेटर से जुड़ो। अकाउंट एग्रीगेटर बैंक इत्यादि के पास उपलब्ध आपकी वित्तीय जानकारी को आपकी स्पष्ट सहमति से ऋण देने वाली वित्तीय संस्थाओं से साझा करता है। पापा, इट वाज सो इजी। आरबीआई कहता है जानकार बनिए, सतर्क रहिए। तुम्हें पता है इन्वेस्टर्स के लिए कि इन्वेस्टर प्रोटेक्शन फंड होता है IPF, लेकिन अगर तुम्हारा ट्रेड एक्सचेंज पर एग्जीक्यूट नहीं हुआ या फिर कोई गारंटीड रिटर्न्स वाली स्कीम है तो ये IPF आपकी मदद नहीं कर सकता है। और अगर आपका ब्रोकर ही डिफॉल्टर बन जाए तो फिर IPF आपको कॉम्पेंसेशन दिला सकता है। कहाँ से सीखा? NSE की साइट पर। समझकर इन्वेस्ट कर। मोदी सरकार की गारंटी, सस्ती दवाई, अच्छी दवाई, कम से कम 75% डिस्काउंट। अब तक जरूरतमंदों के 23,000 करोड़ रुपए बचे। हमारा संकल्प विकसित भारत। एनपीएस में सबसे अच्छा फायदा क्या है कि अगर मान लीजिए किसी एम्प्लॉइज को इक्विटी मार्केट का नॉलेज नहीं है, वो भी इसमें बेनिफिट ले सकता है। क्यों? क्योंकि आपका जो फंड होता है फंड मैनेजर मैनेज करता है। एम्प्लॉय अपने हिसाब से अपने सारे रेशियोज को डिसाइड कर सकता है और इसका बेनिफिट ले सकता है। ये सबसे अच्छी ट्रांसपेरेंट मैनर में वे है इसके एनपीएस की। दूसरा है कि आप इसके ऐप को भी डाउनलोड कर सकते हैं, उससे आप रेगुलर अपना मॉनिटरिंग कर सकते हैं। अपने बेहतर कल को सुनिश्चित करने के लिए एनपीएस जरूरी है। दादी, आज भी आपकी चाय की दुकान बंद थी? 1 महीने से बीमार हूँ, काम बंद और इलाज का खर्चा अलग। आयुष्मान कार्ड नहीं बनवाया? नाम सुना है, कहाँ बनवाना है, कैसे बनवाना है, इस उम्र में भाग दौड़। कार्ड अभी बन जाएगा। आयुष्मान ऐप पर जाकर अपना या परिवार के सदस्य का नाम लाभार्थी सूची में ढूंढें। आधार, OTP या फेस ऑथ द्वारा ऑथेंटिकेट करें। डिटेल्स भरें। अब मोबाइल से फोटो खींचकर अपलोड करें। बन गया। अब ठीक होकर अपने हाथ की चाय पिला दो। और एक प्रकार से PM जय अब गरीबों की जय बन गई है। 5 लाख तक के मुफ्त उपचार की गारंटी, स्वास्थ्य का वरदान आयुष्मान। ब्रेक के बाद सभी का स्वागत। और आइए अब बात करते हैं विकसित भारत संकल्प यात्रा से जुड़ी हुई। तो विकसित भारत संकल्प यात्रा सभी ग्राम पंचायतों और शहरी स्थानीय निकायों को कवर करने के अपने मिशन में प्रगति पर है। उत्तर प्रदेश के जौनपुर, महाराजगंज और लखीमपुर में सूचना, शिक्षा और संचार वैन का जोरदार स्वागत किया गया। वहीं लाभार्थियों ने मेरी कहानी मेरी जुबानी पहल के तहत अपने अनुभव साझा किए। जौनपुर के विकासखंड सिकरारा की ग्राम पंचायत
कुल्हाना मऊ के अलीगंज प्राथमिक विद्यालय में विकसित भारत संकल्प यात्रा के तहत लोगों ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के लाइव प्रसारण को देखा। वहीं इस दौरान लाभार्थियों को प्रमाण पत्र देने के साथ ही सरकारी योजनाओं के प्रति जागरूक किया गया। इस मौके पर भाजपा के पूर्व विधायक सुरेंद्र प्रताप सिंह ने किसान सम्मान निधि के लाभार्थियों और प्रधानमंत्री आवास योजना के लाभार्थियों को प्रमाण पत्र दिया। स्वास्थ्य शिविर में लोगों की जांच की गई और आयुष्मान कार्ड बनाया गया। बहुत दिन से बीमार थे और इस कार्ड के द्वारा हमको लाभ मिला, आयुष्मान कार्ड के द्वारा। और कहीं गए थे तो वहाँ 70-75 हज़ार मांग रहे, तो इस दौरान कि आपका इलाज इतना होगा प्राइवेट में, और इस कार्ड के माध्यम से हमें बहुत सहयोग मिला। प्रधानमंत्री जी के द्वारा उज्ज्वला योजना की जो सहायता होती है वो मिला है। पहले जो है कि हम लोग लकड़ी से खाना बनाते थे तो सभी महिलाओं को प्रॉब्लम होती थी, चाहे बुजुर्ग हो या फिर चाहे हमारे जैसी कोई भी हो। और अब खाना भी जल्दी बना लेते हैं, समय से अपना काम करके निपटा लेते हैं और कोई बीमारी भी नहीं होती हमको। विकसित भारत संकल्प यात्रा महाराजगंज जनपद के निचलौल ब्लॉक के भेड़िया गांव में पहुंची। इस दौरान मुख्य अतिथि के रूप में केंद्रीय वित्त राज्य मंत्री पंकज चौधरी ने दीप प्रज्वलित कर कार्यक्रम का शुभारंभ किया। कार्यक्रम के दौरान सरकार द्वारा चलाई जा रही विभिन्न जन कल्याणकारी योजनाओं की जानकारी दी गई और सरकार की विभिन्न जन कल्याणकारी योजनाओं के लाभार्थियों को प्रमाण पत्र वितरित किया गया। इस मौके पर LED वैन के माध्यम से प्रधानमंत्री का लाइव प्रसारण सुनने के लिए भारी संख्या में ग्रामीण मौजूद रहे। विकसित संकल्प यात्रा का मूल मकसद है कि जो योजना भारत सरकार या प्रदेश सरकार चला रही है, जो उससे वंचित रह गए हैं, उसको पूर्ण कराया जाए। और मुझे लगता है कि राजनीतिक इतिहास में पहली बार हो रहा है कि जो योजना हम चलाए हैं उस सबके पास प्राप्त हो जाए, उसकी चिंता सरकार स्वयं खुद कर रही है। खीरी के ब्लॉक लखीमपुर के ग्राम पंचायत जमुनिया के प्राथमिक विद्यालय में जब IEC वैन पहुंची तो लोगों ने भव्य स्वागत किया और योजनाओं की जानकारी प्राप्त की। केंद्रीय मंत्री अजय मिश्र ने लाभार्थियों को आयुष्मान कार्ड, आवास, स्वयं सहायता समूह जैसी योजनाओं के प्रमाण पत्र दिए और विकसित भारत संकल्प यात्रा की जानकारी दी। इस यात्रा का उद्देश्य है कि पिछले 9.5 वर्ष में लोगों के जीवन में बदलाव लाने वाली बहुत सारी जो फ्लैगशिप योजनाएं हैं उनका लाभ कहां तक पहुंचा है, इसकी जानकारी ली जाए, उसका अनुभव लिया जाए और उसके आधार पर जो लोग वंचित रह गए हैं और पात्र हैं उनको भी अगले 5 वर्षों में हम उन सारी योजनाओं को लाभ दे करके उनकी जरूरतों को पूरा कर सकें, ये उद्देश्य है। इस मौके पर लाभार्थियों ने मेरी कहानी मेरी जुबानी के माध्यम से अपने जीवन में आए बदलाव के बारे में बताया। मैं समूह सखी के पद पर कार्य करती हूँ, जिसमें मैं समूह चलाती हूँ। 50 महिलाएं उसमें उपस्थित हैं जो यहाँ शौचालय, जिस समूह में शौचालय और आवास भी मिले हैं, जिसमें सरकार के द्वारा रोजगार बढ़ाने में मदद कर रही है। सरकार ने गैस सिलेंडर और चूल्हा फ्री में दिया है, अब मुझे बहुत आराम है। सरकार ने बहुत अच्छा काम किया है, खाना बनाने में तकलीफ थी। धन्यवाद। हम का आवास मिली थी, एक शौचालय मिला था और आगे हमको मिलेंगे और हम सुखी हैं। विकसित भारत संकल्प यात्रा जमीनी स्तर पर सरकारी सेवाओं की अंतिम छोर तक डिलीवरी सुनिश्चित करके उत्तर प्रदेश में अपनी सफल यात्रा जारी रखे हुए है। ब्यूरो रिपोर्ट, DD न्यूज। और अब बात करते हैं काशी तमिल संगमम से जुड़ी हुई। तो भगवान शिव की नगरी काशी में काशी तमिल संगमम के दूसरे संस्करण का आयोजन किया जा रहा है। इस दौरान तमिलनाडु से विभिन्न समूहों के तहत लोग काशी आ रहे हैं। इस दौरान ये लोग काशी की अनेक जगहों पर जा रहे हैं और इस कार्यक्रम का उद्देश्य ही काशी और तमिलनाडु के बीच जीवंत संबंधों को पुनर्जीवित करना है, जो प्राचीन भारत में शिक्षा और संस्कृति के 2 महत्वपूर्ण केंद्र थे। उत्तर और दक्षिण के मिलन को साकार करता है काशी तमिल संगमम। लोगों को आपस में जोड़ने वाले इस कार्यक्रम का व्यापक उद्देश्य काशी और तमिलनाडु के बीच जीवंत संबंधों को पुनर्जीवित करना है, जो प्राचीन भारत में शिक्षा और संस्कृति के 2 महत्वपूर्ण केंद्र थे। इसका लक्ष्य साझी विरासत की समझ का निर्माण करते हुए तथा इन दोनों क्षेत्रों के लोगों के बीच आपसी संबंधों को मजबूत करते हुए ज्ञान और संस्कृति की इन 2 परंपराओं को एक साथ लाना है। इसी कड़ी में आज तमिल लेखक समूह के प्रतिनिधियों ने काशी के सबसे पुराने शिव मंदिरों में से एक ऐतिहासिक काल भैरव मंदिर का दौरा किया। इस दौरान दल के सदस्यों ने बाबा काल भैरव का दर्शन पूजन किया। गौरतलब है कि भगवान काल भैरव को शहर का रक्षक भी माना जाता है।
इसके अलावा तमिलनाडु के इस छठे समूह ने विश्व प्रसिद्ध श्री काशी विश्वनाथ मंदिर और सारनाथ का दौरा किया। इस दौरान इन लोगों के चेहरों पर रोमांच और खुशी दोनों देखी जा सकती थी। वाराणसी में काशी तमिल संगमम के तहत कार्यक्रम में तमिलनाडु के विभिन्न उत्पादों के स्टॉल भी लगाए गए हैं। तमिलनाडु के व्यापारियों द्वारा लगाए गए ये स्टॉल काशी के लोगों के लिए बड़ा आकर्षण का केंद्र है। खास बात यह है कि इन स्टॉल्स पर कौशल विकास के साथ साथ प्रधानमंत्री के विजन मिलेट्स के उत्पादों को भी रखा गया है, जिनमें मिलेट से निर्मित बिस्किट, नमकीन, कुकीज, पास्ता, नूडल्स के अलावा रस्क तथा ढेरों बेकरी आइटम्स को यहाँ बेचा जा रहा है। We are manufacturing various kind of millet-based food products. We are not using any artificial color, artificial flavor. In addition, we are not using any refined flour like maida, refined sugar like white sugar. So this is the major objective. We are producing the more than 125 variant of millet-based products. इस बीच नेशनल बुक ट्रस्ट द्वारा वाराणसी के नमो घाट पर स्टॉल लगाया गया है, जहां नई शिक्षा नीति के तहत अनेकों पुस्तकों को रखा गया है। इसके अलावा यहां देश के कई महापुरुषों पर आधारित पुस्तकों को भी प्रदर्शित किया गया है। न्यू एजुकेशन पॉलिसी के ऊपर किताब छपा हुआ है 2020 का, उसका बाइलिंगुअल है। सुब्रमण्य भारती का एक किताब है, इनका हुआ है, और डीके पट्टम्माल, ये भी तमिलनाडु का है। श्रीनिवास रामानुजन, ये भी तमिल का है। तिरुकुरल, कपलस बाई तिरुकुरल, सेंट तिरुवल्लुवर। वहीं दूसरी तरफ काशी तमिल संगमम का हिस्सा बनने वाले सदस्य अपने आप को भाग्यशाली मान रहे हैं। समूह के सभी सदस्यों ने इस ऐतिहासिक यात्रा को साकार बनाने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी समेत केंद्र और राज्य सरकार की बहुत सराहना की है। हम रामेश्वर है, तो काशी का अभी फर्स्ट बार आया, दर्शन करने के लिए आया। अच्छे से गवर्नमेंट मोदी जी अच्छा सर करते हैं। We are just giving a thanks for Modi ji and also UP Yogi ji. Thanks for giving this opportunity for us to participate and getting a bless from Kashi Vishwanath and all this apart from the temple. Thanks for everyone. Thank you. इसके अलावा तमिलनाडु और काशी की संस्कृति से जुड़े सांस्कृतिक कार्यक्रम भी काशी के नमो घाट पर आयोजित किए जा रहे हैं। इनका लोग भरपूर आनंद उठा रहे हैं। और तलब है कि काशी तमिल संगमम के आयोजन का उद्देश्य दो संस्कृतियों के बीच प्राचीन बौद्धिक, सांस्कृतिक, आध्यात्मिक और कारीगरी संबंधों को फिर से स्थापित करना है। काशी से डॉक्टर हरिकेश बहादुर गौतम के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, टीटी न्यूज़। और अब बात रामनगरी अयोध्या की। बाईस जनवरी को राम मंदिर के गर्भगृह में प्राण प्रतिष्ठा से पहले 30 दिसंबर को प्रधानमंत्री मोदी अयोध्या धाम रेलवे स्टेशन का उद्घाटन करेंगे। स्टेशन की नई इमारत में यात्रियों के लिए विश्व स्तरीय सुविधाओं के साथ इसकी बनावट और झलक श्रद्धालुओं को त्रेता युग की रामनगरी में पहुंचाएगी। देखिए एक खास रिपोर्ट। कृपया ध्यान दीजिए, अगला स्टेशन है अयोध्या धाम जंक्शन। रोशनी से नहाया विश्व स्तरीय अत्याधुनिक सुविधाओं से लैस ये है प्रभु राम की नगरी अयोध्या का रेलवे स्टेशन, जिसे अब अयोध्या धाम के नाम से जाना जाएगा। बाईस जनवरी को रामलला की प्राण प्रतिष्ठा से पहले अयोध्या धाम जंक्शन बनकर तैयार है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 30 दिसंबर को अयोध्या धाम स्टेशन को राम भक्तों और देश को समर्पित करेंगे। वर्षों से विकास की राह ताकती अयोध्या में मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम इंटरनेशनल एयरपोर्ट के साथ ही अब अयोध्या धाम रेलवे स्टेशन को ऐसे सुव्यवस्थित तरीके से विकसित किया गया है कि यहाँ की सुविधाओं के आगे बड़े एयरपोर्ट भी फीके पड़ जाएंगे।
वर्ल्ड क्लास सुविधाओं से लैस अयोध्या का नया रेलवे स्टेशन लगभग बनकर तैयार हो चुका है। जहां पुराने रेलवे स्टेशन में 5000 यात्रियों की क्षमता थी, अब नए रेलवे स्टेशन में 50,000 यात्रियों की क्षमता है। आने वाले समय में चरण 2 में जब इसका कंस्ट्रक्शन और आगे बढ़ेगा तो इसकी क्षमता 22 जनवरी यानी कि जिस दिन का सबको इंतजार है उसके बाद से जैसे जैसे श्रद्धालुओं की आवाजाही बढ़ेगी, इस स्टेशन की क्षमता 1 लाख यात्रियों की हो जाएगी। स्टेशन को त्रेता युग की तर्ज पर बनाया गया है। मंदिर के रूप में विकसित स्टेशन से ही श्रद्धालु भगवान राम की अयोध्या नगरी में प्रवेश करेंगे। इसकी एक खासियत है शिखर की शोभा बढ़ाता मुकुट। सेंट्रल हॉल में एक मुकुट है और स्टेशन के दोनों तरफ शिखर है। मुख्य भवन की बाहरी दीवारें गुलाबी पत्थरों से निर्मित हैं, तो स्टेशन की बाहरी दीवारों के लिए इस्तेमाल हुआ है राजस्थान का बंसी पहाड़पुर पत्थर। राम मंदिर के निर्माण में भी इसी पत्थर का इस्तेमाल हुआ है। अयोध्या धाम स्टेशन में पुरातन और आधुनिकता का पूरा समावेश किया गया है। 10,000 स्क्वायर मीटर में बना स्टेशन अत्याधुनिक सुविधाओं से लैस है। स्टेशन के अंदर 6 लिफ्ट और 4 एस्केलेटर हैं। 2 फूड प्लाजा के साथ ही यात्रियों की सुविधा के लिए ग्राउंड फ्लोर पर ही डिजिटल क्लॉक रूम है, तो गर्भवती और दूध पिलाने वाली महिलाओं के लिए अलग कमरे बनाए गए हैं। अयोध्या आने वाले हर श्रद्धालु के लिए स्टेशन पर आराम करने की व्यवस्था है। फर्स्ट फ्लोर पर एसी डॉर्मेट्रीज और रिटायरिंग रूम है। रेलवे ने 72,000 स्क्वायर मीटर का एयर कॉन्कोर्स बनाया है। ये भोपाल के रानी कमलापति स्टेशन से भी बड़ा है, जो कि 2,000 स्क्वायर मीटर में बना है। नए निर्माण में 3 प्लेटफॉर्म है। दूसरे चरण के निर्माण का काम पूरा होने पर अयोध्या धाम स्टेशन पर 6 प्लेटफॉर्म बनकर तैयार हो जाएंगे। अयोध्या आने वालों में नए स्टेशन के निर्माण को लेकर भी काफी उत्साह है। अब ये लगता है कि हम धर्म नगरी में आ गए हैं। महसूस होता है, इसके पहले जब आए थे तो अयोध्या लगता था कि यहाँ हमारा राम जन्मभूमि है, लेकिन नहीं, इस बार ये एहसास हुआ कि नहीं, हम सही जगह आए और बहुत ही अच्छा अरेंजमेंट है। हमें प्राउड है अपनी गवर्नमेंट पे कि उन्होंने इस चीज़ को सोचा है। ऐसा प्रतीत कर रहे हैं कि आज हम जैसे त्रेता युग में आ गए हों। हर चीज़ यहाँ पर बदली हुई नज़र आ रही है। हर चीज़ यहाँ पर हमारे को पहले से सुव्यवस्थित और सुंदर नज़र आ रही है। स्टेशन से राम मंदिर की दूरी करीब 1 किलोमीटर है। 1 जनवरी को श्रद्धालुओं के लिए अयोध्या धाम स्टेशन को खोल दिया जाएगा। और फिलहाल वक्त एक छोटे से ब्रेक का है। सर, बेरी पुलाव ट्राई करो, मस्त है। कैसा है? अरे उसको काहे को घूरता है? टिप्स इग्नोर करने का, अपना दिमाग लगाकर ऑर्डर देने का। मार्केट का स्टॉक टिप्स बहुत लोग देता है, डेंजरस हो सकता है। कंपनी और रिस्क पूरा समझने का, फिर इन्वेस्ट करने का। समझ कर इन्वेस्ट कर। मेरा काम वाइंडिंग का है, रिपेयरिंग का करता हूँ, मजदूरी का लाइन है। अब आज तो मेरा शरीर काम कर रहा है, कल मेरा शरीर नहीं काम करेगा तो मुझे कौन सपोर्ट करेगा? पेंशन नहीं है तो जीवन नहीं है। फिर ये ऐसा है जैसे शरीर के अंदर खून का होना, अगर खून नहीं है तो शरीर बेकार है। एनपीएस में जो मेरी आमदनी है उसमें मैं थोड़ा जमा कर लेता हूँ और मुझे पूरा यकीन भी है कि मेरा बुढ़ापा सही कटेगा पेंशन के थ्रू। अपने बेहतर कल को सुनिश्चित करने के लिए एनपीएस जरूरी है। ब्रेक के बाद सभी का स्वागत। रुक करते हैं कुछ अंतर्राष्ट्रीय खबरों की तरफ। अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप को बड़ा झटका लगा। उत्तर पूर्वी राज्य मेन के शीर्ष चुनाव अधिकारी ने राष्ट्रपति के प्राथमिक चुनाव में उनको अयोग्य घोषित कर दिया। कैपिटल हिल हिंसा मामले में ट्रंप की भूमिका की वजह से उन पर ये कार्यवाही की गई। इस तरह कोलोराडो के बाद अब मेन ट्रंप को चुनाव में भाग लेने से प्रतिबंधित करने वाला दूसरा राज्य बना। चुनाव अधिकारी ने अपने फैसले में कहा कि ट्रंप ने अपने समर्थकों को कैपिटल हिल को निशाना बनाने के लिए उकसाया। इस निर्णय के बाद ट्रंप के कैंपेन के प्रवक्ता स्टीवन चेउंग ने फैसले की आलोचना की है।
30 यात्रियों को ले जा रहा सोवियत काल का एंटोनोव 24 विमान गुरुवार को पायलट की गलती की वजह से रूस के सुदूर पूर्व में एक हवाई अड्डे के पास जमी हुई नदी पर उतर गया। बताया जा रहा है कि पोलर एयरलाइंस AN-24 याकुटिया क्षेत्र में जिरयंका के पास कोलिमा नदी पर सुरक्षित उतरा। पूर्वी साइबेरियाई परिवहन अभियोजक के एक प्रवक्ता ने अपने बयान में प्रारंभिक जानकारी में इस घटना के कारण ये बताया कि चालक दल की खामी इसकी मुख्य वजह रही। खबर ब्रिटेन से, जहां गैरेट तूफान से भारी तबाही हुई है। इस तूफान से स्कॉटलैंड और उत्तरी इंग्लैंड के कुछ हिस्सों में घरों को नुकसान हुआ। ट्रेनों को रद्द कर दिया गया। हजारों लोगों के घरों की बिजली गुल हो गई। इस दौरान तेज हवाओं की वजह से लंदन के हीथ्रो हवाई अड्डे पर एक विमान हादसा होने से बाल बचा। रनवे पर उतरने के दौरान विमान ने कई झटके खाए। आपको बता दें कि गैरेट तूफान से स्कॉटलैंड और उत्तरी इंग्लैंड के कुछ हिस्सों में घरों को काफ़ी नुकसान हुआ। ट्रेनों को रद्द कर दिया गया है। हजारों घरों की बिजली आपूर्ति भी बाधित हुई है। और अब बात आपके स्वास्थ्य से जुड़ी हुई। बच्चे हों या वयस्क, सभी को बाजार से बर्गर या फिर नूडल्स खाना खासा पसंद आता है, लेकिन इनमें मौजूद कच्ची पत्तेदार सब्जियां समस्या का कारण बन सकती हैं, क्योंकि अक्सर इनकी सफाई पर ध्यान नहीं दिया जाता। पत्ता गोभी और धनिया जैसी सब्जियां ठीक से अगर धुली ना हो तो इनमें मौजूद कीड़ा शरीर में जाकर संक्रमण का कारण बन सकता है। न्यूरोसिस्ट सर्कोसिस की समस्या जो है वो उत्पन्न हो सकती है। आइए जानते हैं इस बीमारी के बारे में। न्यूरोसिस्टिक सर्कोसिस मस्तिष्क या तंत्रिका तंत्र में संक्रमण से जुड़ी एक गंभीर अवस्था है जो शरीर में टीनिया सोलियम नाम के परजीवी या उसके अंडे के प्रवेश करने के कारण उत्पन्न होती है। ये परजीवी मिट्टी में पैदा होते हैं। जब मिट्टी में उगने वाली सब्जियों का सेवन हम करते हैं तो ऐसे में इन परजीवी और उनके अंडों को निगलने की संभावना बढ़ जाती है, क्योंकि ये सब्जियों के पत्तों और सतह पर रह सकते हैं। एक बार शरीर में ये कीड़े या उसके अंडे पहुंच जाएं तो रक्त के साथ दिमाग में पहुंच जाते हैं। ये एक संक्रमण होता है जो पोर्क टेपवर्म टीनिया सोलियम कहा जाता है। वो कंटामिनेटेड जो फूड होता है, जो हमारे फल सब्जी है, वो कंटामिनेट होके आता है, या कोई सुअर का मीट अच्छी तरह पूरे तरह से पका के कच्चा पका खाया जाए तो उससे संक्रमण होता है। तो उसके अंदर या तो कोई बच्चे को कोई भी लक्षण नहीं भी हो सकते, लेकिन अगर होते हैं तो मोस्ट कॉमन होते हैं दौरा, मिर्गी, और दूसरा होता है कि अभी सिर में दर्द होना, दिमाग में प्रेशर होना। अगर वो जो कीड़ा है वो दिमाग के अलावा आँख में हो तो उसके अगर आँख में देखने में प्रॉब्लम हो सकती है, और बाकी जगह पे अगर मांसपेशी में हो रहा है तो कुछ लम्स वगैरह भी मिल सकते हैं। और अगर देखा जाए तो हिंदुस्तान में ये 1 साल से बड़े बच्चों में 40% बच्चों में मिर्गी का कारण है, और जो कि प्रिवेंटेबल है। पत्तेदार सब्जियों में पाए जाने वाले टेपवर्म इतने छोटे होते हैं कि इन्हें देखा नहीं जा सकता। इस बात को लेकर काफी लोग असमंजस में रहते हैं कि अगर किसी के दिमाग में कीड़ा हो जाए तो कैसे पता चलेगा, या उसके विकास के साथ किस तरह से लक्षण उत्पन्न होंगे। स्प्रेड होता है, ये जो फीको ओरल रूट से होता है, शौच के थ्रू आता है या सुअर के मीट के थ्रू आता है। तो अगर हम ध्यान रखेंगे स्वच्छता का तो ये नहीं होगा। और इसमें अगर दौरे पड़ रहे हैं तो उसके अंदर क्या है कि 3 चीज़ों का इलाज है। दौरों की दवाई का इलाज है एक, दूसरा है कीड़ा मारने की दवाई देनी है, और तीसरा है एक दिमाग का प्रेशर कम में करने के लिए दवाई देनी है, जो कीड़ा मारने वाले से 1 दिन पहले देनी है। और आपको डायग्नोसिस का ट्रीटमेंट हमने बताया। मोस्ट इम्पॉर्टेंट ये रहेगा कि हम जो भी दवाई बताई है नियमित रूप से दें, और जो कीड़ा है उसको फॉलोअप स्कैन में देखते हैं, या तो बिल्कुल चला जाता है या वो निशान छोड़ देता है। अगर निशान छोड़ा है दिमाग में तो लंबे तौर तक दौरे पड़ सकते हैं। तो हम लोग अगर दिमाग में जो सीटी के फॉलोअप में अगर नॉर्मल हो गया है, बिल्कुल कुछ नहीं रह गया, तो हम 6 महीने के बाद भी दवाई टेपर करके दौरे की बंद कर देते हैं, और निशान छोड़ा है तो 2 साल तक दवाई देके फिर टेपर करते हैं। न्यूरोसिस्टिक सर्कोसिस से बचाव के लिए आवश्यक है कि खुले में शौच न जाएं। शौच के बाद अच्छी तरह साबुन और पानी से हाथ धोएं। फल और सब्जियां अच्छी तरह धोकर ही खाएं। किरण भारद्वाज, डीडी न्यूज। फिलहाल न्यूज़ 10 में इतना ही। दीजिए इजाजत। नमस्कार।